Hello children, in this video we will do a lesson from Geography book class 10th CBSE. The title of this lesson is Resources and Development. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? क्या आप ऐसे कुछ वस्तुओं की नामें बता सकते हैं जिसका प्रयोग हम अपने गांवों में या शहरों में जीवन को आरामदायक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग. आप ऐसे ही कुछ सामानों का लिस्ट बनाइए जिसका प्रयोग हम इसके लिए करते हैं. तो चलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रिसोर्स जिसका हिंदी जो है वो संसाधन होता है, डेवलपमेंट जिसका हिंदी प्रगति या तरक्की होता है. यानी कि रिसोर्स जो होता है हमारे, उन सभी का प्रयोग करके ही हम लोगों का डेवलपमेंट होता है, हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources. वो सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट यानी कि आसपास उपस्थित हैं, जिसका प्रयोग हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, साथ ही उसे टेक्निकल तरीके से हम एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिकल यानी कि सभी लोग उसे आसान तरीके से खरीद सके, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि उसे हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे ही चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature. ये जो चीज़ें हमारे आसपास में उपस्थित है, इन्वायरमेंट में उपस्थित है, इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके जो हैं, इसमें बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम नेचर से उठा करके दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं. टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं और इंस्टीट्यूशंस के भी माध्यम से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. मानव जाति प्रकृति के साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी के मदद से इंस्टीट्यूशन को तैयार करता है और उसके माध्यम से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास होता है. Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रिसोर्सेज, जो संसाधन जो हैं, वो मानव जाति के लिए प्रकृति के गिफ्ट हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं? They are not. निश्चित तौर पे नहीं. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक इंसान की कार्य का परिणाम है. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. अगर बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जाति जो है, वो खुद ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज. मानव जाति जो है, जो हमारे वातावरण में, इन्वायरमेंट में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उसे वो रिसोर्स में बदलने की कोशिश करता है, एंड यूज देम, और फिर उसका प्रयोग करता है. दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. इन रिसोर्सों को हम चार अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं. फर्स्ट, on the basis of origin, biotic and abiotic. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. Number C, on the basis of ownership, individual, community, national and international. And last D, on the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves. तो स्टूडेंट्स, चलते हैं पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन.
ओरिजिन के बेसिस पे जो हमारे रिसोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं और दूसरा जो है वो अबायोटिक रिसोर्स होता है। बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna। वैसे रिसोर्स जो हमें बायोस्फीयर से मिलता है और साथ ही साथ जिसमें जीवन होता है यानी कि जो लिविंग बीइंग होता है, ऐसे रिसोर्स को हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, मानव जाति हो गए, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स लाइफ हो गए एंड फौना यानी कि एनिमल लाइफ्स हो गए। फिशरीज, लाइवस्टॉक etc। Abiotic resources, all living things which are composed of non-living things are called abiotic resources। वैसे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर के बना हुआ होता है उसे हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, जैसे रॉक जो होता है वो नॉन लिविंग ही होता है और मेटल जो होते हैं वो भी नॉन लिविंग कंपोजिंग होते हैं। सेकेंड चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, फर्स्ट रिन्यूएबल रिसोर्स एंड सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resource, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources। वैसे कोई भी रिसोर्स जिसको हम पुनः रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, ऐसे रिसोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश सोलर प्लेट के हेल्प से हम उसे बार बार रिप्लेनिश कर सकते हैं। वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ etc। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। आगे अगर हम बात करेंगे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कंटिन्यूअस और दूसरा फ्लो में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन होने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। जो मिनरल्स जो होते हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गए, ये सभी जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल होंगे। These resources take millions of years in their formation। ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। कुछ जो रिसोर्सेज जो होते हैं जैसे मेटल्स जो हैं उनको हम चाहे तो रिसाइकल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं कुछ उन्हें हम रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, वो एक बार यूज़ के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। थर्ड समझेंगे स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे जो हमारा रिसोर्स जो है उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। These are also owned privately by individuals। ऐसे रिसोर्स जो प्राइवेट तरीके से किसी एक व्यक्ति के अंडर में होता है, ऐसे रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue। बहुत सारे किसान जो होते हैं उनका अपना एक जमीन होता है जो सरकारी तरीके से वो पैसे दे करके वो अपने नामों पर लेते हैं। In villages there are people with land
ओनरशिप, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना जमीन होता है, बट देयर आर मेनी हु आर लैंडलेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनका अपना जमीन नहीं होता है, वो जमीन नहीं रख पाते हैं या उनके पास जमीन होता ही नहीं है। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, जो अर्बन पीपल लोग जो होते हैं यानी कि शहरी लोग जो होते हैं उनका अपना प्लॉट होता है। हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी, उनके घर भी होते हैं और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी जायदाद होते हैं। प्लांटेशन, pasture lands, ponds, water in well, etc. are some of the examples of resources ownership by individuals. प्लांटेशंस हो गया जो हम पौधा लगाते हैं, पैस्चर लैंड हो गया जहाँ पे जानवर जो है वो चरते हैं, पॉन्ड्स हो गया तालाब हो गया या किसी झील में वेल्स कुआं जो होता है उसमें जो पानी जो होता है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड चिल्ड्रेन। अब आप खुद से अपना सेल्फ स्टडी करके एक लिस्ट तैयार करेंगे जिसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज के और भी एग्जाम्पल्स हों। सेकेंड, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। There are resources which are accessible to all the members of the community. वैसे रिसोर्स जो एक इलाके के सभी सदस्यों के लिए एक्सेसिबल हो यानी कि सभी लोग उस रिसोर्स का प्रयोग कर सकें। विलेज कॉमन, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एटसेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there. गांव में जो ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं जहाँ पे जानवर चरते हैं, ब्यूरियल ग्राउंड्स जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, विलेज पॉन्ड गांव के जो पॉन्ड्स जो होते हैं, पब्लिक पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट्स जो हो गए या प्लेग्राउंड जो हो गए, ये सभी जो है वो निश्चित तौर पे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स में आएंगे क्योंकि वहाँ के जितने भी आसपास के लोग जो होते हैं वो सभी लोग उसका प्रयोग करते हैं। नाउ नंबर थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। अगर टेक्निकली हम बात करें तो जितने भी रिसोर्स हमारे हैं वो सभी हमारे नेशन के ही हैं यानी कि हमारे राष्ट्र में उनका प्रयोग किया जाता है। The country has legal powers to acquire even private property for public good. यहाँ तक कि जो कंट्री जो है इसके पास लीगल पावर है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी लोगों के अच्छाई के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। यू माइट हैव सीन रोड्स, आपने रोड देखा होगा, कैनल्स देखे होंगे, रेलवेज बिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन बाय सम इंडिविजुअल्स। जो रोड जो होते हैं, कैनल्स जो होते हैं या रेलवे ट्रैक जो लगाए जाते हैं ये लोगों के अपने ही जमीन पे लगाए जाते हैं, उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाते हैं ताकि इसका प्रयोग जो है वो सभी लोगों के द्वारा पूरे नेशंस में यूज किए जाते हैं। ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles 22.2 km from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. वो जितने भी सारे मिनरल्स या वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, लैंड जो कि 12 नॉटिकल माइल्स में आते हैं यानी कि 22 किलोमीटर के अंदर में आते हैं, इन सभी का प्रयोग करने के लिए हम उसे नेशनल रिसोर्स में रख सकते हैं या वैसे ही नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ ऐसे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं जो कुछ रिसोर्स को रेगुलेट करते हैं। The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions.
ये जो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गए, वैसे कोई भी रिसोर्सेज जो 200 नॉटिकल माइल्स में आते हैं, जिसका प्रयोग पूरे कंट्री में किए जा सकते हैं, वैसे रिसोर्स को हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो हम ओशियंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ओशंस जो होते हैं वो एक कंट्री में नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कंट्री में भी प्रयोग किए जाते हैं। Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean? क्या आप जानते हैं कि इंडिया जो है उसे अधिकार मिल गया है कि जो इंडियन ओशियन में मैग्नीज पाए जाते हैं उसे वो निकाल सकता है। फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में स्थित है। आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। आप स्टूडेंट्स और भी ऐसे रिसोर्सेज का नाम मेंशन करेंगे जो आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट potential resources, resources which are found in a region but have not been utilized। वैसे रिसोर्सेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इलाके में पाए जाते हैं लेकिन उनका प्रयोग अब तक नहीं किया गया है, वैसे रिसोर्स को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy। पर्टिकुलर तरीके से अगर बात करें तो जो हमारा राजस्थान और गुजरात जो है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में विंड और सोलर एनर्जी पाई जाती है। बट सो फार, लेकिन बहुत पहले, दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन उसको यूज नहीं किया जाता था क्योंकि उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थे। नाउ नंबर सेकेंड, डेवलप्ड रिसोर्सेज, resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। वैसे resources जो सर्वे किए गए हैं और यह पता लगाया गया सर्वे से कि उनका जो क्वालिटी जो है और क्वांटिटी जो मात्रा जो है वह बहुत ही अच्छा है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्स को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। The development of resources depends on technology and level of their feasibility। जो हमारा रिसोर्स का डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे कंट्री में, हमारे आसपास में कितने अच्छे टेक्नोलॉजी हैं। तो टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड होता है हमारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट। स्टॉक, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs। वैसे materials जो हमारे environment में पाए जाते हैं जो हमारे इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, but human beings do not have the appropriate technology to access these। लेकिन इंसानों के पास अभी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, मेथड नहीं है जिसके मदद से वो उसका प्रयोग कर सके। आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक, उन्हें ही हम स्टॉक में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर जो होता है उसमें दो कंपाउंड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके। स्टूडेंट, आप ये भी जानते होंगे कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला जो है वो H2O होता है, वाटर का, सॉरी। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन का प्रयोग जो है वो हम एनर्जी के तौर पे कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल, लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कोई एडवांस टेक्निक नहीं है, नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पस, कि किस तरीके से हम पानी से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्टॉक, इसलिए हम इसे स्टॉक कह सकते हैं। रिजर्व्स, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व जो है वो स्टॉक का ही सबसेट है।
which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. आने वाले समय में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो उसका प्रयोग हम कर सकेंगे, लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे को ही हम रिजर्व कहते हैं। These can be used for meeting future requirements. यह जो हमारा रिजर्व जो है उसे भी हम कहते हैं जिसको बचा करके रखा गया है ताकि हम उसका फ्यूचर भविष्य में उस जरूरत पड़ने पे उसकी प्रयोग की जाएगी। River water can be used for generating hydroelectrical power, but presently it is being utilized only to a limited extent. जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर वाटर जो होता है उसका प्रयोग हम आने वाले समय में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए अभी प्रयोग करते हैं। इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। उसका प्रयोग अभी कुछ खास पर्टिकुलर चीजों के लिए किया जाता है। Thus, the water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. जो डैम्स के जो पानी जो होते हैं या फॉरेस्ट जंगल के जो पानी जो होते हैं आने वाले समय में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो वो सभी जो है वो हमारे लिए रिजर्व का फंक्शन करते हैं। एक्टिविटी: प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व resources that you are familiar with from your local area. Children, आपको एक ऐसा लिस्ट तैयार करना है स्टॉक का और रिजर्व का, ऐसे रिसोर्स का जिसे आप जानते हैं और जो आपके लोकल एरिया में उपस्थित है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। चिल्ड्रन, अब हम रिसोर्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. रिसोर्स जो हैं वो मानव जाति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं, साथ ही साथ मानव जाति के जीवन को मेंटेन करने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। It was believed that, ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, कि जो संसाधन जो है वो मानव जाति के लिए प्रकृति से मुफ्त में मिला हुआ गिफ्ट है, उपहार है। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ कि ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली, मानव जाति ने इसे बहुत ही ज़्यादा प्रयोग कर लिया। एंड दिस हैज लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से बहुत सारे मुख्य प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। पॉइंट नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ खास लोग अपनी लालच को पूरा करने के लिए उन लोगों ने रिसोर्स को बहुत ही ज़्यादा डिप्लेट कर दिया, कम कर दिया। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मुख्य रूप से कुछ लोगों ने अपने कब्जे में रिसोर्सेज को कर लिया, विच इन टर्म डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी जो है वो 2 सेगमेंट में बट गया। दैट इज हिप्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। जैसे हम कह सकते हैं कि वैसे लोग जिनके पास रिसोर्स है और दूसरे लोग जिनके पास रिसोर्स नहीं है, या उसी को दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि रिच और पुअर। एक जो है वो रिच हो गए, जिनके पास रिसोर्स है वो रिच हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो गरीब हो गए, पुअर हो गए। Third, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. लोगों ने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो रिसोर्स को एक्सप्लोइट किया, बर्बाद किया, उसकी वजह से हमारे ग्लोबल इकोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, ओजोन लेयर में
डिप्लेशन होने लगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होने लगा, प्रदूषित होने लगा, और साथ ही साथ जो हमारा लैंड जो है वो भी डिग्रेड होने लगा। अब चिल्ड्रन आपके लिए कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं। एक्टिविटी नंबर 1, इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड। सोचिए कि अगर एक दिन जो हमारे पास ऑयल आता है अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा। वन डे हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल। तो इससे हमारा जो दिनचर्या जो है, लाइफ स्टाइल जो है वो कैसे प्रभावित हो जाएगा। Activity number 2, plan a survey in your colony village to investigate people's attitude towards recycling of the domestic और agricultural waste। आप एक सर्वे करिए अपने कॉलोनी में या अपने विलेज में कि लोगों का क्या एटीट्यूड है, लोग जो है वो जो उनके पास जो रिसोर्स है उसको वो कैसे रिसाइकल करते हैं, डोमेस्टिक या एग्रीकल्चरल वेस्ट को। इसके बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जांच पड़ताल करना है। आस्क क्वेश्चंस अबाउट, आप चाहें तो उनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज। जो रिसोर्स को वे लोग प्रयोग करते हैं उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। What is their opinion about the waste and its utilization। जो वेस्ट निकलता है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है इसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है, मत है। कॉलेज योर रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट को एक जगह पेस्ट करेंगे। An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में रिसोर्स मिल सके, यह बहुत ही ज़्यादा हमारे सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, यानी कि एक अच्छा जीवन बिताने के लिए और ग्लोबल पूरे समाज में शांति के लिए यह बहुत ही जरूरी है। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the nature of our planet is in danger। अगर इसी तरीके से कुछ लोग जो रिसोर्स का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किए जा रहे हैं, अगर ऐसा चलते रहा तो एक ना एक दिन निश्चित तौर पर हमारा जो प्लैनेट जो है वह एक दिन खत्म हो जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ताकि हमारा जीवन जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। Sustainable existence is a component of sustainable development। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है, भाग है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो होता है जिसमें आपका डेवलपमेंट तो हो लेकिन बजाय अपने इन्वायरमेंट को प्रभावित करके, मतलब कि इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत ना आए, उस तरीके से जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और ऐसा न हो कि हमारे आने वाले समय में हम उनके लिए, लोगों के लिए रिसोर्स ही ना बचे। रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। इन जून 1992, 1992 में जून की बात है, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में 100 स्टेट के हेड्स जो थे वो रियो डे जेनेरियो में उपस्थित हुए थे मीटिंग के लिए। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल और समिट, पहली बार यह मीटिंग हुआ था। द समिट वॉज convened for addressing urgent problems of environmental protection
एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यह जो मीटिंग हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, हम रिसोर्स का प्रयोग करें, साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट जो है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सही ढंग से हो। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity। वहाँ पे उपस्थित जो लीडर्स जो थे उन लोगों ने साइन भी एक ट्रीटी साइन किया था। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। इस 21वीं शताब्दी में लोग इस रिसोर्स का प्रयोग अच्छे तरीके से करेंगे, उसी के लिए यह मीटिंग हुआ था। एजेंडा 21, it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED। यह जो एजेंडा 21 जो है वह एक डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र थी, जिसे वर्ल्ड के सभी लीडर लोगों ने साइन किया था 1992 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, विच टुक प्लेस एट रियो डे जेनेरियो ब्राजील। और यह जो मीटिंग जो हुआ था वह रियो डे जेनेरियो ब्राजील में हुई थी। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इस तरीके से रिसोर्स का प्रयोग करेंगे ताकि हमारा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। यह जो एजेंडा जो है वो इसलिए है कि जो एनवायरमेंट डैमेज है उसे हम रोक सके, पॉवर्टी गरीबी को खत्म कर सकें, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दूसरे का मदद ले करके, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके इस चीज को खत्म की जा सकती है। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज, एजेंडा 21 का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट जो है वो अपने खुद की लोकल एजेंडा 21 तैयार करेगी। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में आपने रिसोर्स के टाइप्स और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स समझे। आगे की वीडियो में आप नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के।